in today's session of Business Regulatory Framework subject. Negotiable Instrument Act is what we are discussing in the last unit, Unit 4. Let us have today's question on the screen. What we are going to discuss in today's session is related with negotiable instruments. Today, friends, we are going to discuss one of the characteristics of negotiable instrument in detail. स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिजम्पशंस को एक ही मान के चल जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज हो गई, प्रिजम्पशंस अलग चीज हो गए। स्टूडेंट अगर प्रिजम्पशंस पूछ लेते हैं तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज है, लक्षण जो होते हैं वो अलग है, और प्रिजम्पशंस यानी धारणा जो है वो अलग चीज है। दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हो आप? दोनों शब्द ही अलग है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आप लोगों को। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आखिरी पॉइंट था वो थे प्रिजम्पशंस। जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला प्रश्न इस यूनिट के अंदर देखा था, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आखिरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रिजम्पशंस है, और जिसमें हमने कुछ कंसीडरेशन की बात की थी। तो प्रिजम्पशन को डिटेल में अब हम समझ रहे हैं, समझ लीजिए। So you have to explain what are the various presumptions of negotiable instrument. अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर कुछ इस स्वरूप में होगा। Let us have the introduction. Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made in case of all negotiable instruments. जब तक साबित नहीं किया जाता है तब तक हम ऐसा प्रेज्यूम कर सकते हैं, नीचे जो भी हम चर्चा कर रहे हैं प्रेज्यूम कर सकते हैं कि ये सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल है। ऐसा प्रेजम्पशन हम कर सकते हैं, धारणा कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हमें अनुमान नहीं लगाना है, लॉ लगाएगा, कायदा लगाएगा। Here the law presumes. Section 114 of the Evidence Act 1872 similarly provides for presumption. ऐसी धारणा इस पर्टिकुलर एक्ट में भी है। सिर्फ नेगोशिएबल में ही धारणा नहीं की जा रही है, एविडेंस एक्ट में भी ये धारणा की जा रही है, प्रिजम्पशंस वहां पे भी है। However, presumptions under section 114 of the Evidence Act is a permissive presumption which the court may or may not raise depending on the facts and circumstances of the particular case. तो यहाँ एक जजमेंट में 2002 के जजमेंट में फकीर मोहम्मद वर्सेस सीताराम में कोर्ट ने एक जजमेंट में ऐसा भी कहा था कि भाई जो प्रिजम्पशंस एविडेंस एक्ट के अंदर डाले गए पुराने 1872 के, आज के ज़माने में कोर्ट डिसाइड करेगी, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये प्रिजम्पशंस को हमें फॉलो करना है या नहीं करना है। तो एक तरीके से लॉ को ही चैलेंज कर दिया गया, यूं कहा जाएगा। लेकिन लॉ को चैलेंज करने का काम भी लॉ के इंसान के हाथ में होता है, जज डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। In other words, the following need not be proved as they are presumed to exist in every negotiable instrument. यहाँ साबित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होती ही है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। These rules apply only as between parties to the instrument and those claiming under them. ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रिजम्पशंस हैं, ये पार्टीज के बीच में ही रहेगी। ठीक है, जो भी पार्टीज के बीच में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज हो रहा है उनके बीच में ही ये प्रिजम्पशंस रहेगी। सबसे पहला प्रिजम्पशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन जो है वो है कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। आप किसी को चेक लिख के दे रहे हो तो आपने किसी को पेमेंट करना होगा तो ही चेक लिखोगे, तो देयर मस्ट बी सम कंसीडरेशन, और वो कंसीडरेशन है तो ही आपने चेक ड्रॉ किया है, लिख के दिया है। ऐसे थोड़ी ना किसी को भी चेक लिख के दे दोगे, कुछ पेमेंट करनी होगी आपको तो ही आप चेक लिखोगे, या बिल्स लिखोगे, या प्रोमिसरी नोट लिखोगे। सो कंसीडरेशन सबसे पहला पॉइंट है, सेक्शन याद रहे तो ही लिखना। 118 एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 118 है, सेक्शन 118 क्लॉज ए के हिसाब से इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, धारणा की जा रही है, दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड और ड्रॉन फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन अंदर है, शामिल है, फिर भले ना हो, लेकिन ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि कंसीडरेशन है अंदर, इट इज एग्जिस्टिंग। Every such instrument, when it has been accepted, negotiated
और ट्रांसफर्ड was accepted, endorsed, negotiated और transferred for consideration। जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्वीकार किया गया हो या जिसके बारे में बार्गेनिंग की गई हो या जिसको ट्रांसफर किया गया हो, नेगोशिएटेड या ट्रांसफर दोनों शब्द है, ठीक है, दो में से कोई भी एक शब्द फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट यानी यू आर ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्स कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं, अपना जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर रहे हो आप। यू आर ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट, यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएटेड और ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन। वहाँ कंसिडरेशन की वजह से ही इसका एक्सेप्टेंस हुआ है, उसको ट्रांसफर किया गया है। एक्सेप्टेंस जब किया जाए, ट्रांसफर जब किया जाए, वहां कंसिडरेशन शामिल है, ऐसा प्रिजम्पशन किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड और एंडोर्स्ड फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन शामिल है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का व्यवहार कर रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, कोई बंदा इसका एक्सेप्टेंस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, जैसे ड्रॉई करता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, वहाँ एक्सेप्टेंस कंपलसरी है। बाकी और इंस्ट्रूमेंट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अब हम सब ये सब हम पढ़ चुके हैं आगे के सेशंस में। और एंडोर्समेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज एंडोर्समेंट। तो वो कंसिडरेशन की वजह से ही ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। कंसिडरेशन है तभी ये हो रहा है, किसी ना किसी को, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करनी है, पैसे देने, तभी ये इंस्ट्रूमेंट लिखे जा रहे हैं, तभी ये प्रोसेस हो रही है। So it is presumed that consideration is present in every negotiable instrument until the contrary is proved। जब तक इससे उल्टा प्रूफ ना किया जाए कि भाई मुझे कोई पैसे देने नहीं थे, ऐसा प्रूफ नहीं किया जाए, तब तक ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कंसिडरेशन मौजूद है। द presumption of consideration however may be rebutted, means denied, by proof that the instrument had been obtained from its lawful owner by means of fraud or undue influence। अगर ऐसा साबित हो जाए कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फ्रॉड करके प्राप्त किया गया है या किसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का उपयोग किया है, डिसएडवांटेज लेने की कोशिश की है, इसके जो लॉफुल ओनर है उनसे फ्रॉड करके लिया गया, कुछ इलीगल एक्टिविटी करके लिया गया है, कुछ गलत काम करके इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया गया है, ऐसा साबित हो जाए तो ये प्रिजम्पशन खारिज हो जाएगी, फिर ये प्रिजम्पशन काम की रहेगी। प्रूफ कर देते हैं तो फिर ये प्रिजम्पशन क्या कहते हैं, बेसलेस हो जाएगी, एक तरीके से काम की नहीं रहेगी। लेकिन साबित करना डिफिकल्ट काम है, प्रूफ करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगला पॉइंट है डेट। कंसिडरेशन के बाद अगला प्रिजम्पशन क्या हो सकता है? हर एक इंस्ट्रूमेंट में ये कंसिडरेशन किया जाता है कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कंसिडरेशन इज देयर, इट इज प्रेजेंट। तो क्या डेट में भी ऐसा ही होगा? हाँ सर। Until the contrary is proved, it shall be presumed that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date। जो डेट लिखी जा रही है इंस्ट्रूमेंट पे, उसी दिन कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा गया होगा, ऐसा प्रिजम्पशन किया जाता है। अगर उसका उल्टा साबित नहीं किया जाए तो until the contrary is proved मीन्स इसका उल्टा अगर साबित नहीं किया जाए तो, ऐसा साबित नहीं हो पाए तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि भाई जो डेट लिखी है उसी डेट को ये ड्रॉ किया गया था, लिखा गया था, इशू किया गया था। एन इंस्ट्रूमेंट में भी एंटीडेटेड और पोस्ट डेटेड, ये हमें पता है क्या होता है, पहले की डेट भी हो सकती है, बाद की डेट भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। इट मे इवन बी मेड ऑन अ संडे और अ पब्लिक हॉलीडे। A post-dated instrument may be issued upon only after the date passes। पोस्ट डेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है पता होगा आपको? आज की डेट मान लीजिए, आज 1 मई है मान लेते हैं, तो 1 मई की जगह पे आपने भले आज चेक ड्रॉ किया लेकिन आपने 15 मई डेट डाली, तो वो मैच्योर्ड कब होगा? उसका उपयोग, उस चेक का आप उपयोग कब कर सकते हैं सर? वो उसका उपयोग 15 मई को, जब उसकी ड्यू डेट होगी तब होगा। जब तक 15th डेट उसकी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक अ, उस इंस्ट्रूमेंट पे आप केस भी नहीं कर सकते। ड्यू डेट उसकी मैच्योर होगी फिर आप उस इंस्ट्रूमेंट पे केस कर सकते हैं, अगर केस करना हो तो, लीगल एक्शन लेना हो तो। और वैसे भी यूज करेंगे, रिटर्न होगा फिर ही एक्चुअली इसके ऊपर आप लीगल एक्शन लेने की सोचेंगे, उससे पहले क्यों सोचेंगे? टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस।
कंसिडरेशन डेट, अब आ रही है टाइम। एक्सेप्टेंस कब तक हो जाना चाहिए? एक्सेप्टेंस किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की बात आती है। अगर आपने आगे के सेशंस अटेंड किए होंगे तो सरल लगेगा आपको। एक्सेप्टेंस का मामला कहाँ आता है? सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस आता है। कैसे होता है? ड्रॉवर जो होता है, ही ड्रॉस बिल एंड ही प्रोवाइड्स बिल टू पेई। पेई को बिल दे देता है, एंड देन पेई इज सपोज टू हैव द फर्दर प्रोसेस। और फर्दर प्रोसेस में पेई क्या करेगा? ही विल गो टू ड्रॉई एंड विल हैव द एक्सेप्टेंस ऑन द बिल। ड्रॉई के पास जाएंगे और ड्रॉई उसका एक्सेप्टेंस करेगा। एक्सेप्टेंस होता कैसे है? सर एक्सेप्टेंस की प्रोसेस क्या होती है? सर एक्सेप्टेंस के अंदर क्या होगा? ड्रॉई अपनी कंसर्न देगा। कैसे कंसर्न देगा? एक्सेप्टेंस करेगा, कैसे देगा सर? वो अपनी सिग्नेचर करेगा उसके ऊपर। उसका नाम लिखा होगा वहां पे, उसने अपना सिग्नेचर करना है। और ये एक्सेप्टेंस कब तक हो जाना चाहिए? विद इन रीजनेबल टाइम इसका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। until the contrary is proved, it is presumed that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity। जो डेट को लिखा गया है, उस डेट के बेसिस, उस डेट के बाद ही इसका एक्सेप्टेंस हुआ होना चाहिए। मान लीजिए कोई बिल 1 जनवरी को लिखा गया है और इसकी अवधि 3 महीने की है, 3 महीने में पेमेंट करने की बात हो रही है, तो इसका एक्सेप्टेंस 1 जनवरी के बाद होना चाहिए, आफ्टर राइटिंग ऑफ बिल। बिल जिस डेट को लिखा गया है उसके बाद की डेट में ही उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस करते वक्त, साइन करते वक्त ड्रॉई ने अपनी साइन के साथ साथ डेट भी लिखनी है कि कौन सी डेट को इसका एक्सेप्टेंस हुआ था। मान लीजिए 1 तारीख, 1 जनवरी का आप बिल बना रहे हैं, बिल ड्रॉ कर रहे हैं, आपने पेई को दे दिया। 2 दिन पेई के पास पहुंचा, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद पेई गया ड्रॉई पास, यानी चौथी तारीख हुई। तो 4 जनवरी को अगर ड्रॉई साइन कर रहा है तो उसके ऊपर उसने 4 जनवरी डेट लिख देनी चाहिए, जिससे पता चल जाए इसका एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी से पहले हुआ। मैच्योरिटी कब होगी? 3 महीने बाद, यानी 31 मार्च से पहले इसका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए, बिफोर मैच्योरिटी हो जाना चाहिए। बिल तुरंत एक्सेप्टेंस हो सकता है बिल का, 15 दिन बाद भी हो सकता है। जब डेट ऑफ इशू है 1 जनवरी की अगर हम बात करें, तो 1 जनवरी को डेट ऑफ इशू है इसकी, उसके 3 महीने के अंदर उसका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए मैच्योरिटी से पहले। ठीक है, दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ इशू 1 जनवरी है, उसके बाद ही उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उससे पहले की कोई डेट में एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। जो टाइम रेंज है, टाइम पीरियड के अंदर ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ना पहले ना बाद में। बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्टेंस होना चाहिए और आफ्टर द डेट ऑफ इशू, ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। दिस प्रिजम्पशन ओनली अप्लाइज व्हेन द, ऐसा प्रिज्यूम भी किया जाता है कि ये इसी तरीके से प्रोसेस हुआ होगा। इट इज प्रिज्यूम्ड। प्रिजम्पशन ओनली अप्लाइज व्हेन द एक्सेप्टेंस इज नॉट डेटेड। हाँ, एक्सेप्टेंस की अगर डेट नहीं लिखी जाती है तो प्रिज्यूम किया जाता है कि मैच्योरिटी से पहले इसका एक्सेप्टेंस हो गया होगा। भले फिर 1 जनवरी को इशू किया गया है, फिर 1 फेब को अगर साइन किए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 मार्च को साइन किए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 31 मार्च से पहले एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। If the acceptance bears a date, it will prima facie be taken as evidence of the date on which it was। अगर डेट डाल दी तो वेल एंड गुड, डेट नहीं डाली तो प्रिज्यूम किया जाएगा। ठीक है, और आप डेट डाल देते हो तो जो पहली नजर में जो दिख रहा है वो एक तरीके से हम प्रेमा फेसी का मतलब क्या, तो पहली नजर में जो दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, फ्रंट में दिख रहा है, वो कि भाई इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते ही हमें दिख रहा है कि कब साइन हुई है, एक्सेप्टेंस कब हुआ है, डेट डाल दी है, तो बस वो एविडेंस के तौर पे हम उसका उपयोग कर सकते हैं साबिती के लिए। अगर केस होता है, गड़बड़ होती है, तो हम उसको वहां उसका यूज कर सकते हैं। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद आ रहा है टाइम ऑफ ट्रांसफर। जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करनी है, ओनरशिप ट्रांसफर करना है, वो भी समय सर हो जाना चाहिए, बिफोर इट्स मैच्योरिटी। बिफोर इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, until the contrary is proved, it shall be presumed that every transfer of negotiable instrument was made before its maturity। आप अगर कोई चेक भी लिख के रेडी करते हो, ठीक है, तो चेक की एक्सपायरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से आज के जमाने में 3 महीने की हो गई है। तो 3 महीने से पहले उसको आपने किसी, जिसको भी, जिसके भी नाम का आपने चेक लिखा है, इशू किया है, वो 3 महीने के अंदर आपने उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना है।
आपने चेक लिख दिया, जिस पार्टी को देनी है, डेट आपने डाल दी है मान लीजिए, तो वो 3 महीने की जो अवधि है उस चेक की एक्सपायरी है, उससे पहले आपने ट्रांसफर कर देना है। और सामने वाले को भी थोड़ा टाइम मिले, उस वैसी तरीके से आपने जल्द से जल्द उसको ट्रांसफर कर देना। आपने चेक इशू किया, आपकी ड्यूटी बन जाती है दैट यू मस्ट ट्रांसफर इट विद इन टाइम लिमिट। तो यहाँ प्रिजम्पशन किया जाता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया गया है वो मैच्योरिटी डेट से पहले किया गया है, ये प्रिजम्पशन। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या है पहले तो वो याद होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। एंडोर्समेंट क्या होता है सर? ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है वो इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप आप ट्रांसफर कर रहे हैं विद द एंडोर्समेंट। आप अपना अधिकार किसी और को दे रहे हैं और वो ऑर्डर में होगा। यू मान, प्रिजम्पशन क्या होता है? जो भी ट्रांसफर आप कर रहे हैं वो ऑर्डर में होगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। पहले हम ये देख लेते हैं कंटेंट क्या कह रहा है। अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड इट शैल बी presumed that the endorsement appearing upon a negotiable instrument were made in the order in which they appear thereon। अगर हम कॉन्ट्ररी साबित नहीं करते, मीन्स इसका उल्टा साबित नहीं करते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिज्यूम करता है कि उसमें जो भी एंडोर्समेंट हमें दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, एंडोर्समेंट की जो प्रक्रिया दिख रही है वो ऑर्डर में ही होगी, इसी ऑर्डर में होगी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ए ने बी को चेक लिखा, बी ने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया। अब ये एंडोर्स कर दिया का मतलब क्या है? ए ने बी को चेक दिया, वो सिंपल होगा, पे की कॉलम में बी का नाम लिख दिया होगा। मिस्टर ए ने चेक इशू किया, इज अ ड्रॉवर, मिस्टर बी का नाम लिख दिया पे की कॉलम में, वो हो गया पेई, उसे पैसे मिलने वाले हैं। अब मिस्टर बी बैंक में नहीं जा रहा है, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को पैसे देने, तो वो क्या कर सकता है सर? इसी चेक को ट्रांसफर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। कैसे एंडोर्स करेगा? उसी चेक के पीछे एक स्टेटमेंट लिखना है, प्लीज पे मिस्टर सी ऑन बिहाफ ऑफ मी और एज पर द ऑर्डर ऑफ हिम, एज पर द ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी पे टू मिस्टर सी। वो ऑर्डर दे देगा, एक स्टेटमेंट लिखेगा ऐसा। बैंक, जो बैंक है उसको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। जिसने ऐसा ऑर्डर दिया है वो जो ऑर्डर देने वाला बंदा है वो क्या बन जाएगा? एंडोर्सर। मिस्टर बी या एंडोर्सर बन गया। और मिस्टर सी, जिसे बेनिफिट मिलने वाला है, जो पेई है, उसको हम एंडोर्सी कहेंगे अब। और मिस्टर बी की वहां सिग्नेचर होगी, साइन होगी। अब सी ने मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मिस्टर सी ने अब डी को पैसे देने हैं तो मिस्टर सी डी को एंडोर्स कर देगा इस तरीके से। वो भी एक स्टेटमेंट लिखेगा उसके नीचे, बी ने जो स्टेटमेंट लिखा था उसके नीचे सी स्टेटमेंट लिखेगा। डी को इंस्ट्रूमेंट मिल गया। डी मान लीजिए ई को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकता है, तो डी ने फिर नीचे आगे एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर चलता रहेगा। तो ये जो ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, पहले ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, तो ये ऑर्डर में ही होगा। इसी ऑर्डर में एंडोर्समेंट किया गया होगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की हुई होगी। ए ने बी को दिया होगा, बी ने सी को दिया होगा, सी ने डी को दिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाएगा। जैसा आप लिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पे उस हिसाब से माना जाएगा, ऑर्डर में होगा, इस ऑर्डर में होगा, प्रिजम्पशन किया जाएगा। जरूरी स्टैंप लगाया ही होगा, जो लगाना है वो मान लिया जाता है। Until the contrary is proved, it shall be presumed that a promissory note and bill of exchange was duly stamped। चेक में स्टैंप नहीं होता है, पहले के जमाने में होता होगा, आज के जमाने में नहीं है। इसलिए प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में वो उसके ऊपर जरूरी रकम का स्टैंप लगाना है एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट। दिस प्रिजम्पशन अराइजेस इन केस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। जो जब इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उस सिचुएशन में ये प्रिजम्पशन फॉलो किया जाता है। द होल्डर इज कंसिडर एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। हर एक होल्डर को ऐसा
धारण करने वाला बंदा है। द होल्डर इज प्रिज्यूम दैट ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स until the contrary is proved. It shall be presumed that the holder of the negotiable instrument is the holder in due course. ऐसा क्यों प्रिज्यूम किया जाता है? होल्डर से ज्यादा अच्छा टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता है, इसलिए ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। होल्डर को उतने राइट्स नहीं मिलते हैं जितने होल्डर इन ड्यू कोर्स को राइट्स मिलते हैं। इसलिए अगर इन दोनों पक्षकारों की हम बात करें तो इन दोनों में से होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ बेटर पर्सन कंपेयर्ड विद होल्डर। सरल शब्दों में इस तरीके से समझा जाएगा। एवरी होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव पेड कंसिडरेशन फॉर इट एंड टू हैव टेकन इट इन गुड फेथ। जिस किसी व्यक्ति ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, तो उसने every holder of the negotiable instrument is presumed to have paid consideration for it and to have taken it in good। यानी होल्डर ने कुछ ना कुछ रकम लेनी होगी, जिसने ये चेक इशू किया है या जो भी बिल है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इशू किया गया है, वो कंसिडरेशन कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, उसी वजह से लिया है, ये इंस्ट्रूमेंट का एक्सेप्टेंस हुआ है और गुड फेथ में एक्सेप्टेंस किया होना चाहिए, ये प्रिजम्पशन है। शुद्ध दानत से शुद्ध नीति से, यानी आगे क्या व्यवहार हुआ है होल्डर को पता नहीं है। आगे क्या व्यवहार हुआ का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो ये पॉइंट के बाद दूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। बट इफ द इंस्ट्रूमेंट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स लॉफुल ओनर बाय मींस ऑफ एन ऑफेंस और फ्रॉड, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है। lawful owner, it was obtained from its lawful owner by means of an offense or fraud, the holder has to prove that he is a holder in due course। इस सिचुएशन में साबित करना पड़ता है, हर एक होल्डर को साबित करने की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर इंस्ट्रूमेंट के पीछे कुछ गड़बड़ हुई है, तो कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ गुनाह हुआ है, कुछ ऑफेंस हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है, तो साबित करने की बात आती है, वरना साबित करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल देता हूं, मिस्टर ए के पास से इंस्ट्रूमेंट पहुंचा मिस्टर बी के पास, लेकिन मिस्टर बी ने ये जो इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया है मिस्टर ए के पास से फ्रॉड करके प्राप्त किया है, कुछ इलीगल एक्टिविटी करके, ठीक है, फ्रॉड करके ये चेक हासिल किया गया है, ये रकम हासिल की गई है। देयर मे बी सम इलीगल एक्टिविटी डन बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए। तो मिस्टर बी के पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है, इट इज रिसीव्ड बाय डूइंग सम इलीगल एक्टिविटी, कुछ क्राइम किया है, कुछ फ्रॉड किया है, कुछ ऑफेंस किया है, तब आके इनके पास इंस्ट्रूमेंट आया है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को पेमेंट करना है, तो ही मेक्स एन एंडोर्समेंट टू मिस्टर सी। अब मिस्टर सी को नहीं मालूम है कि मिस्टर बी हैज रिसीव्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, ही हैज ऑब्टेन्ड दिस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इट्स लॉफुल ओनर मिस्टर ए बाय डूइंग सम फ्रॉड। कुछ गड़बड़ करके इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया गया है, ये मिस्टर सी को नहीं पता है और मिस्टर सी ने इसका एक्सेप्टेंस कर लिया इस इंस्ट्रूमेंट का। मिस्टर सी ने वापस मिस्टर डी को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है, आगे और कहानी चल रही है। तो मिस्टर सी और मिस्टर डी क्या ये भी गुनहगार है? एक सिचुएशन में गुनहगार है, अगर मिस्टर सी और डी को पता है कि ये फ्रॉड किया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, फ्रॉड, इसमें जो भी पैसे लिए गए, मिस्टर बी ने जो पैसे लिए हैं ये फ्रॉड वाले हैं, इलीगल एक्टिविटी से प्राप्त किए गए हैं, कंसीडरेशन एक तरीके से इलीगल है यहाँ पे, ये गुड फेथ में रिसीव नहीं किया गया है, शुद्ध दानत से शुद्ध नीति से प्राप्त नहीं, अगर ये सारी जानकारी सी और डी को है तो वो भी एक उतने ही जिम्मेदार है जितना बी है। लेकिन सी और डी को नहीं पता है, उन्होंने एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन जो लेना था, बी से जो पैसे लेने थे तो सी ने एक्सेप्ट किया, डी ने सी से पैसे लेने थे तो उसने उसका एक्सेप्टेंस किया फॉर कंसीडरेशन, और दोनों ने गुड फेथ से एक्सेप्ट किया है, तो सर वहां सी और डी की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी अगर केस अदालत तक जाता है तो सी और डी ने फिर भी साबित करना होगा कि उनको आगे की कहानी नहीं पता थी कि ये गड़बड़ वाला इंस्ट्रूमेंट है, चोरी वाला इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या फ्रॉड करके प्राप्त किया हो, या कोई और तरीके का क्राइम करके इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया गया है। सर ये सारी सिचुएशन साबित करनी पड़ेगी। अगर केस होता है, केस अदालत तक जाता है, तो ए बी पे केस करेगा, तो केस जब आगे बढ़ता है तब की बात है, तब ये भी देखा जाएगा सी और डी क्या इसमें शामिल थे, ये सब साबित करने वाली बातें आ जाती हैं।
और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट। इन अ suit upon an instrument which has been dishonored, in a suit upon an instrument which has been dishonored, the court shall, on proof of the protest, presume the fact of dishonor unless and until such fact is disproved। बात आती है नोटिंग और प्रोटेस्टिंग की। नोंदनी करनी है आपने और उसका विरोध करने की बात है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो आप प्रोटेस्ट करते हैं मीन्स जो भी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, रिटर्न हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट की आप क्लेम करेंगे, कोर्ट में जाके केस करेंगे। केस करने से पहले आपको प्रोसेस करनी होगी, डायरेक्ट केस नहीं होता है। आपने प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? नोटिंग और प्रोटेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रोटेस्ट कर देते हैं आप सेफ है। आप अगर ये प्रक्रिया कर देते हैं यू आर प्रिटी मच सेफ। आप प्रोटेस्ट कब करेंगे? जब आपसे आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। आप विरोध कब करेंगे? जब आपका आपने जो इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया एज अ पेई और वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ है, आपने रकम लेनी थी, रकम की अमाउंट, रकम आपको मिला नहीं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया, तो आप क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको। ये प्रोटेस्ट की प्रक्रिया होगी। आपने नोटिस की प्रोटेस्ट की प्रक्रिया की है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या प्रिज्यूम करेगा कि ये डिसऑनर हुआ होगा, इसीलिए प्रोटेस्ट किया है। आपको पेमेंट नहीं मिला है इसीलिए तो आपने इसका विरोध किया है, ताकि आप आगे की कार्यवाही कर सकें, लीगल एक्शन ले सकें, फिर केस कर सकते हैं आगे आप। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही प्रिज्यूम करेगा, एक्ट यही प्रिज्यूम करेगा एज पर सेक्शन 119, ये कोई बंदा विरोध कब करेगा? जब उसे जो पेमेंट मिलना था वो नहीं मिला है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू प्रोटेस्ट इन केस ऑफ व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड। द प्रोटेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द एक्ट। 101 जो है नोटिंग और प्रोटेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो प्रोसेस दी हुई है वो प्रोसेस आपने अच्छे से फॉलो करके नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो करना है।